सवारी उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। ओनली यूपीएससी में मैं अमरीश शुक्ला आपका स्वागत करता हूँ। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पंचायती राज व्यवस्था क्या होती है। पंचायती राज व्यवस्था को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। इस पहले पार्ट में हम उनका परिचय देखेंगे और साथ ही साथ जो कुछ कमेटियाँ बनाई गई थी पंचायती राज को लेकर के, उनकी रिकमेंडेशन क्या थी उसको भी पढ़ेंगे। तो आज ये क्लास शुरू करते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, तो देखेंगे पंचायती राज में पढ़ना है पंचायती राज क्या होता है और इसके पूरे प्रावधान क्या क्या हैं, कौन कौन सी समिति बनाई गई पंचायती राज को उसके विषय में, और उन समितियों की सिफारिश क्या थी, पंचायती राज की ज़रूरत क्या थी, इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे। जैसा कि आपको बताया कि क्लास नहीं चल पा रही रेगुलर बेसिस पे क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से शूटिंग में प्रॉब्लम होती है और क्लास इसलिए आपको नहीं मिल पा रही। तो आइए देखते हैं पंचायती राज। पंचायती राज क्या होता है। पंचायती राज में जो है सबसे मुख्य बात यह है कि ग्रामीण स्तर पर सुशासन। पंचायती राज का मतलब क्या होता है, ग्रामीण स्तर पर सुशासन। इसका मतलब क्या है, क्या आज़ादी मिलने के बाद में ग्रामीणों को आज़ादी नहीं मिली थी? क्या जो है जब अंग्रेज चले गए तो केवल शहरों को आज़ादी मिली थी? नहीं, यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो ग्रामीण स्तर है वो अपने आप का शासन स्वयं से करे, और जो इसके निहितार्थ हैं वो इस बात में निहित हैं कि जो व्यवस्था है उसका लोकतंत्रात्मक विकेंद्रीकरण हो। अब इसको बहुत आसानी से इस तरीके से समझिए कि जैसे आपने विधायक या सांसद को चुन लिया, उनको वोट दे दिया, उसके बाद में होता क्या है कि आप अपने प्रतिनिधि से नहीं मिल पाते हैं, और अगर विधायक या सांसद चाहे भी तो एक विधानसभा में करीब करीब जो है 2 लाख 2.5 लाख से जो है ज़्यादा वोटर होते हैं, और एक लोकसभा में करीब 10 से 12 लाख वोटर होते हैं इंडिया में। तो वो प्रतिनिधि जान चाह कर भी जो है सारे लोगों से नहीं मिल सकते हैं। लेकिन लोकतंत्र का मतलब क्या होता है कि जनता ने जिसे नेता चुना है वो उससे मिले और वो लगातार उनकी बातों को सुने। तो इसलिए ज़रूरी ये था कि जो नेता है वो जनता को उसके आसपास ही मिल जाए और जो उसकी बात ऊपर तक पहुंचा दे। इसी समस्या को दूर करने के लिए पंचायती राज की अवधारणा को लाया गया। अब एग्जाम्पल के तौर पर आपके ग्राम, आप अगर रहते हैं गांव में तो आपके गांव का कोई प्रधान होता होगा, तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप प्रधान के पास जाएंगे, प्रधान उसके ऊपर जिला में जाएगा और जिला से ऊपर आगे बात चली जाएगी। तो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए, उसको खूबसूरत बनाने के लिए प्लान बनाया गया। इसकी स्थापना होती है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। संविधान में इसको जोड़ा जाता है, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको संविधान में जोड़ा जाता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, कई बार ये सवाल आ चुका है परीक्षाओं में। यहाँ पर एक चीज़ आपको और दिख रही है कि राज्य विधानसभा द्वारा ये स्थापित होता है। इसका मतलब क्या है कि राज्य विधानसभा के द्वारा स्थापित होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर जो है संविधान में संशोधन तो हो गया, लेकिन जो है बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जिसको राज्य विधानसभा ही इम्प्लीमेंट करती है। तो इसका मतलब सीधा सीधा यही होता है। चलिए आगे देखते हैं। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए, जिसमें आपने पंचायती राज को जो आप पढ़ रहे हैं, पंचायती राज लागू करने के लिए कई सारी कमेटियां बनाई गई, जिनमें से एक कमेटी है आपकी बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी, इस कमेटी का गठन जो है वो 1957 में होता है, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है प्रधानमंत्री होते हैं भारत के। और इनके जो सुझाव हैं वो तो बहुत सारे सुझाव थे, लेकिन जो उसमें से मुख्य सुझाव हैं उनका जो केंद्रीय विषय वस्तु है, उसका जो केंद्रीय विषय वस्तु है वो है लोकतंत्रात्मक विकेंद्रीकरण, और जिसका मतलब होता है पंचायती राज। पंचायती राज जिसका सीधा सीधा मतलब होता है।
तो जो बलवंत राय मेहता हैं उन्होंने जो अपनी सिफारिश की, उस सिफारिश का सीधा सीधा जो मतलब है वो लोकतंत्रात्मक विकेंद्रीकरण है, और उसका आसान भाषा में मतलब ये होता है पंचायती राज। यानी कि लोकतंत्रात्मक विकेंद्रीकरण के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए ही पंचायती राज की अवधारणा को जन्म दिया गया। अब लोकतंत्रात्मक विकेंद्रीकरण क्या होता है, ये महत्वपूर्ण है समझना। मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि शब्द की जानकारी बहुत ज़रूरी होती है किसी भी चीज़ में अपनी समझ विकसित करने के लिए। तो लोकतंत्र तो आप जानते हैं क्या होता है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार, जो है कितना वेल नोन परिभाषा है, सबको पता है। विकेंद्रीकरण का मतलब ये होता है कि जैसे कोई एक शक्ति है केंद्र बिंदु में, और इसके इर्द गिर्द बहुत सारी संस्थाएं काम करती हैं। तो एक केंद्र सरकार है, उसके साथ बहुत सारी राज्य सरकारें काम करती हैं, और उन राज्य सरकारों के अंतर्गत जो है बहुत सारे स्थानीय प्रशासन काम करते हैं। तो जब शक्ति का विभाजन केंद्र राज्य में, राज्य से स्थानीय प्रशासन में हो, तो इसे ही लोकतंत्रात्मक विकेंद्रीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोकतंत्रात्मक विकेंद्रीकरण कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं कि इसमें और कौन सी जो है चीज़ें हैं। दूसरी का जानकारी जो आपको देनी है, हमारी वेबसाइट जो है www.onlyupsc.in, यहाँ पर आप जाएंगे और आपको बहुत सारे फ्री के नोट्स मिल जाएंगे। वहाँ पर आपको बहुत सारे करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। हमारी जो क्लासेस आप पूछते रहते हैं कि कहाँ पूरी क्लासेस इकट्ठी मिल जाएंगी, तो वहाँ पर बाकायदा प्लेलिस्ट बना दिया गया है कि जो है पॉलिटी की क्लास, हिस्ट्री की क्लास, करंट अफेयर्स की क्लास। तो आप इस वेबसाइट को विजिट कीजिए और वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आगे देखते हैं क्लास में कि हमको पढ़ना क्या है। एक चीज़ और बता दूँ, इस क्लास से संबंधित बात यह है कि इस पंचायती राज वाले सेक्शन को जो हम समझ रहे हैं, इसको हम दो पार्ट में समझेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। इसमें 3-4 कमेटियों के रिकमेंडेशन हैं, और साथ ही साथ इसमें जो है संवैधानिक प्रावधान है, और उसके बाद में बहुत सारे जनरल नियम हैं जिनके आधार पर चुनाव होता है, बहुत सारी शक्तियाँ दी जाती हैं स्थानीय निकायों को। तो उन सब में बहुत उनकी भूमिका है, और उनसे बहुत बार सवाल भी आते हैं। तो इसलिए किसी को छोड़ना उचित नहीं है, आराम से पढ़ेंगे। कोरोना में वैसे भी कहाँ किसी के पास जो है, कोई कहता ही नहीं है कि मेरे पास टाइम नहीं, सबके पास टाइम ही टाइम है। तो आराम से पढ़ेंगे, 2-3 वीडियो में हो सकता है हम इस चीज़ को समझें, आसानी से समझेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो आगे देखते हैं। तो इनका जो बलवंत राय मेहता साहब हैं, इन्होंने जो अपना सुझाव दिया, उन सुझावों में जो पहला सुझाव है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का मतलब कि उसमें एक गांव होगा, उसमें ब्लॉक पंचायत होगा, और उसमें जिला परिषद होगा। एक गांव पंचायत होगा, ब्लॉक पंचायत एवं समिति होगी, जिला परिषद होगी। यानी कि 3 स्तर की बात की इन्होंने जो पंचायती राज व्यवस्था की अवधारणा रखी, उसमें इन्होंने बताया कि त्रिस्तरीय जिला परिषद जो है पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। आगे इसमें है कि ये तीनों स्तर आपस में अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा जुड़े होने चाहिए। अब ये बात आपको कुछ कठिन लग रही होगी, तो इसको आसान करके हम समझाते हैं। होता ये है कि आप जानते होंगे कि आप किसको चुनते हैं, आप सदस्यों का चुनाव करते हैं। किसका? सदस्य का चुनाव करते हैं। चाहे वो ग्राम सभा का ग्राम प्रधान हो। प्रधान क्या होता है? वो ग्राम पंचायत का जो पूरा बनता है, उस पंचायत का वो अध्यक्ष होता है, और उसको चुनते कौन है? चुने हुए सदस्य। उसमें एक सदस्य होता है जो उनको अध्यक्ष बनाता है। तो गांव पंचायत में, ब्लॉक पंचायत में और जिला परिषद में, ये आपस में जो तीनों स्तर हैं, इनसे जो जुड़े हुए लोग होंगे वो अप्रत्यक्ष रूप से जाएंगे, यानी कि सीधे सीधे चुनकर नहीं जाएंगे। ये बात बलवंत राय मेहता ने कही। दूसरा जो रिकमेंडेशन इनका था, ग्राम पंचायत का गठन प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए सदस्य मिलकर हो। मतलब वही कि जो सदस्य होगा, जैसे जो सदस्य होगा वो क्या होगा? वो सीधे जनता द्वारा चुना जाएगा। आप वोट डालेंगे, प्रधान को चुनेंगे, सदस्य को चुनेंगे, और वो सदस्य क्या करेंगे? आगे उसके पंचायत के अध्यक्ष को चुनेंगे। तो ये इसका सीधा सीधा मतलब है। आगे इनके रिकमेंडेशन देखते हैं।
आगे की पंचायती समिति को कार्यकारी निकाय, जबकि जिला परिषद को सलाहकारी, समन्वयकारी और पर्यवेक्षण निकाय होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बलवंत राय मेहता साहब वो चाहते हैं कि जो सबसे निचले स्तर पर काम कर रहे हैं, यानी कि ग्राम सभा, जो ग्राम सभा है वो कार्यकारी शक्ति अधिकतर उसके पास हो। कार्यकारी शक्ति का मतलब कि कोई काम जो होता है, और जो जिला निकाय हैं, जिला परिषद हैं, और जो है जो बीच में ब्लॉक हैं, उनकी जो भूमिका है वो कैसी होनी चाहिए? सलाहकारी होनी चाहिए, समन्वयकारी होनी चाहिए, एक समन्वय स्थापित, कोऑर्डिनेशन स्थापित करने वाली व्यवस्था होनी चाहिए, और एक पर्यवेक्षक की भूमिका होनी चाहिए, यानी कि जो पर्यवेक्षण करे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो इनका रिकमेंडेशन है कि काम जो है वो गांव के उस प्रधान को करने दिया जाए, और जो जिला परिषद है वो क्या करे? सलाह दे, समन्वय बनाए और पर्यवेक्षण का काम करे। वो देखे कि क्या हो रहा है, लेकिन काम कौन करे? ग्राम का प्रधान करे। अगला रिकमेंडेशन क्या है? जिला परिषद का अध्यक्ष जिलाधिकारी होना चाहिए। ये रिकमेंडेशन दिया बलवंत राय मेहता ने कि जो जिला परिषद उसका अध्यक्ष होना चाहिए, उसका अध्यक्ष होगा जिलाधिकारी। तो सवाल किस तरीके से प्रारंभिक परीक्षाओं में होता क्या है कि पॉइंट बना करके आ जाते हैं। जैसे सवाल आएगा कि बलवंत राय मेहता की सिफारिशों में सिफारिश, उसके बाद में नीचे 3 विकल्प आपको दे दिया जाएगा कि इसमें कौन कौन सी उनकी सिफारिश नहीं है, कौन कौन सी है। तो इस प्रकार से सवाल आते हैं। तो ये उनकी सिफारिश बहुत है, लेकिन जो बहुत मुख्य सिफारिश हैं जिनका प्रभाव पड़ता है और जो परीक्षाओं में आते हैं उनको मैंने बताया 4 मुख्य सिफारिश। तो ये सिफारिश दी गई, और उसके बाद में जो है इस सिफारिश को 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने क्या किया? स्वीकार किया। ये जो आपका सिफारिश है जिसको बलवंत राय मेहता ने दिया, इसको राष्ट्रीय विकास परिषद ने स्वीकार किया, और उस पर एक उन्होंने कहा कि राज्यों को अपने अनुसार पंचायती राज्यों का गठन करना चाहिए, पंचायती राज्य का गठन करना चाहिए। देखिए, राज्य और राज्य इसमें फर्क होता है। स्टेट की परिभाषा मैं कई बार क्लास में बता चुका हूँ, तो ये कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो जो राज्य सरकारें हैं वो अपने अनुसार, जैसे बलवंत राय मेहता ने बहुत सारी और चीज़ें बताई कि किस प्रकार से उनका जो है स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो राष्ट्रीय विकास परिषद ने कहा कि जो है बलवंत राय मेहता समिति की कुछ चीज़ों को माना, और एक चीज़ और जोड़ दी कि जो है राज्य जो है वो अपने अनुसार उसका संरचना बनाएंगे। तो उसी क्रम में ये सवाल कम से कम आप मान के चलिए 1000 बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, 1000 बार, कि जो है सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू हुई? तो राजस्थान में लागू होती है, और राजस्थान का एक नागौर जिला है, यहाँ पर सबसे पहले लागू होती है। 2 अक्टूबर 1959 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इसकी स्थापना करते हैं और इस कार्यक्रम का उद्घाटन करते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि सबसे पहले जो पंचायती राज व्यवस्था वो कहाँ पर लागू हुई? वो लागू हुई नागौर जिले में, राजस्थान के। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या आगे है। अब जो अगली समिति है वो है अशोक मेहता की समिति। अशोक मेहता की समिति, इसका गठन जो है 1977 में किया गया, दिसंबर 1977 में इसका गठन किया गया। इस वक्त सबसे पहली बार कांग्रेस से अलग कोई सरकार देश में बनी थी, और प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो है देश के प्रधानमंत्री थे। जनता पार्टी की सरकार बनी थी। इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी हार गई, और उसके बाद में जनता पार्टी की सरकार बनती है। तो उसमें जो है अशोक मेहता कमेटी का गठन किया गया मोरारजी सरकार के टाइम पे, और दिसंबर 1977 में जो है कमेटी गठित की गई, और अगस्त 1978 में इसने रिपोर्ट अपनी पेश कर दी। तो देखते हैं कि इन्होंने जो सुझाव दिया सरकार को वो क्या क्या। तो पहला है कि 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना। आपने बलवंत राय मेहता वाले कमेटी में देखा था कि उन्होंने कहा था कि त्रिस्तरीय होना चाहिए। इन्होंने क्या कहा कि 2 स्तरीय होना चाहिए।
दूसरी जो बात है जो उनसे मुख्तलिफ है, अलग है बलवंत राय मेहता से, इन्होंने कहा कि जिला कार्यकारी निकाय होना चाहिए। वहाँ पर क्या था कि कार्यकारी निकाय कौन होगा, ग्राम सभा होगी, और पर्यवेक्षक समन्वयकारी निकाय होगी जिला। तो ये अलग चीज़ें हैं। जो तीसरी बात है कि सभी राजनीतिक पार्टियों की आधिकारिक भागीदारी हो। जो चुनाव होगा पंचायत का, उसमें सभी राजनीतिक पार्टियों की आधिकारिक भागीदारी हो, इस बात का सुझाव दिया अशोक मेहता ने। अगला जिनका सुझाव है पंचायतों को कराधान की अनिवार्य शक्ति। इसका मतलब ये हुआ कि जो पंचायतें होती हैं वो अपना खर्चा चलाने के लिए कर आरोपित करें और उसको वो कर संग्रहण करके अपना खर्चा चलाएं। अगली जो सुझाव इनकी है, पंचायती संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जाए। ये बात आगे जब आप पढ़ेंगे तो एक सिंघवी की भी कमेटी है जिसको अभी आप आगे पढ़ेंगे, उन्होंने भी इस चीज़ की मांग की थी और पूरा उनका फोकस भी इसी पर था। तो ये जो मुख्य सिफारिशें अशोक मेहता की, पहला है 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना, दूसरा है जिला कार्यकारी निकाय का जो है जिला का कार्यकारी निकाय होना, और तीसरा सभी राजनीतिक पार्टियों के चुनाव में भागीदारी, पंचायती राज्यों को कराधान की अनिवार्य शक्ति। इससे सीधे सीधे सवाल आते हैं और कई बार बलवंत राय मेहता और अशोक मेहता दोनों कमेटी को जो है कंपेयर करा के पूछा जाता है कि इसमें कौन क्या था, उसमें क्या था। तो इसलिए आप इसको बहुत ही गंभीरता से समझ लिए होंगे। आगे देखते हैं येलेम सिंघवी समिति। इसके बारे में एक चीज़ और है जो मैं आपको बता दूं कि अशोक मेहता कमेटी के जो सुझाव थे वो लागू नहीं हुए, और उसकी वजह यह है कि जनता पार्टी की सरकार मात्र 2 साल रह पाई थी। 2 साल के बाद सरकार गिर गई क्योंकि उसी बीच में 2 प्रधानमंत्री बदले। राजे देसाई के बाद में जो है दूसरे प्रधानमंत्री बनते हैं चौधरी चरण सिंह, और वो सरकार 2 साल में ही जो है गिर जाती है और 1979 में 79-80 के आसपास फिर से चुनाव होते हैं। तो इसीलिए अशोक मेहता की जो सुझाव है सुझाव ही रह गए। आगे देखते हैं एल.एम. सिंघवी समिति। एल.एम. सिंघवी समिति की जो है स्थापना राजीव गांधी ने की थी। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने एक कमेटी बनाई थी। किसके नेतृत्व में? एल.एम. सिंघवी के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया, और इस कमेटी का उद्देश्य था कि जो है पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जाए। तो इनकी सिफारिशों पर ध्यान दे लेते हैं कि सिफारिश इनकी क्या क्या है। इनकी सिफारिश है पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता। जैसा कि मैंने अभी बताया था, अशोक मेहता ने भी इस बात को कहा था, उन्होंने भी इसकी मांग की थी। तो पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता देना इनकी पहली मांग है। दूसरा सुझाव इनका ये है कि गांव समूह के लिए न्याय पंचायत की स्थापना। आप अगर गांव से जुड़े होंगे तो आपको पता होगा कि एक न्याय पंचायत में कई गांव होते हैं। तो इन्होंने ही एल.एम. सिंघवी ने ही जो है सुझाव दिया था। तीसरा है ग्राम पंचायतों को ज़्यादा आर्थिक संसाधन उपलब्ध करवाना, यानी कि ये काम करने के लिए आर्थिक संसाधन जो है वो ज़्यादा उपलब्ध करवाना। और चौथा जो है विवादों के निस्तारण के लिए अधिकरण की स्थापना, यानी कि अधिकरण वो होते हैं जो एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, जो है जैसे अगर सारी चीज़ें कोर्ट में नहीं हो पाती हैं तो कई बार छोटे छोटे अधिकरण बनाए जाते हैं जो विशेष मामलों को सुनते हैं। तो इन्होंने ये 4 मुख्य सिफारिशें की थी। इन सिफारिशों के आधार पर जो है राजीव गांधी सरकार ने 1986 में ही 64वां संविधान संशोधन लोकसभा में पेश किया। इन सुझावों को मद्देनजर रखते हुए इनको मद्देनजर रखते हुए संविधान संशोधन उन्होंने पेश किया और ये लोकसभा में पास भी हो गया। लेकिन राज्यसभा में चूंकि ये कांग्रेस सरकार की जो है बहुमत नहीं थी, इसलिए ये बिल खारिज हो गया, पास नहीं हो पाया। उसके बाद में फिर होता क्या है कि इनकी सरकार चली जाती है और बीपी सिंह की सरकार आती है। 1989 में जो चुनाव होता है उसमें बीपी सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं और वो फिर एक बार कोशिश करते हैं इसको संवैधानिक मान्यता दिलाने के लिए पंचायती राज को। इस प्रक्रिया में वो करते क्या है, इस प्रक्रिया में वो एक नया संशोधन विधेयक लेकर के आते हैं और वो संशोधन विधेयक भी खारिज हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि बीपी सिंह की सरकार मात्र 343 दिन ही चली थी।
तो ये भी पास नहीं करवा पाते हैं। अंततः जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बनते हैं तो 1991 में 73वां संविधान संशोधन आता है और इस संविधान संशोधन को दोनों सदनों से मान्यता मिलती है, यानी कि दोनों सदन इसको पास कर देते हैं। और इस प्रकार जो है अनुसूची 11 में इस संशोधन के द्वारा जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको संविधान में जोड़ दिया जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया है। ये 3 जो है महत्वपूर्ण समितियां हैं, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता और LM सिंघवी की समिति। इन समितियों से बहुत बार सवाल आए हैं, इसलिए इनको हमने डिस्कस कर लिया। आगे की क्लास में हम देखेंगे कि 73वें संविधान संशोधन में क्या क्या बातें थी। उसके बाद हम ये देखेंगे कि उसके बाद जो पंचायत राज व्यवस्था में चुनाव किस प्रकार होते हैं और उसके लिए निर्देश कौन जारी करता है तथा जो चुनाव लड़ सकते हैं उनकी योग्यता क्या होती है। और उसके बाद में ये भी हम उसमें समझने की कोशिश करेंगे कि जो कर प्रणाली है वो किस प्रकार पंचायतों के स्तर पर काम करती है। इस क्लास में इतना ही। क्लास को अगर आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और कमेंट बॉक्स में बताइए क्लास आपको कैसी लगी। बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, फिर भी आपके लिए क्लास मुहैया करवाया जा रहा है। और आप जानते हैं कि जिस तरीके से कोरोना की वजह से सब कुछ ठप है तो शूटिंग में भी दिक्कत होती है। बहुत मेहनत कर रहा हूँ और आप भी मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।